Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss test number 4 of Vision IAS Prelims Test Series 2023, and in this test we will discuss questions of geography and some questions of environment and industry also. So this test number is 3788 और यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। और आपने ये टेस्ट सीरीज मैं आपको ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा अभी वीडियो बनाने के साथ में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से एक दूसरा चैनल का लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करना, ताकि चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ऐसा कुछ आए नहीं है, तो वहाँ से आप इसलिए उसको अलग से डाउनलोड कर लेना। तो ये इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। अटेम्प्ट करना, कोशिश करना पहले 20 क्वेश्चंस के 5 सेट आप लगाएं सो दैट यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर प्रीलिम्स। अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से एक्सप्लेन इसको कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करके कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सेट बना लिए 10 क्वेश्चंस का या 20 क्वेश्चंस का और आपने अटेम्प्ट कर लिया है। देन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एज ए सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट एंड दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू GHG, और वो है आपका मेथेन, और मेथेन का मेथेन हाइड्रेट से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि ये केज लैटिस है क्या आइस की, पहला स्टेटमेंट ये है जिसमें मेथेन होता है। तो मेथेन हाइड्रेट है तो मेथेन तो उसमें है, केज लैटिस है कैसा है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट होते हैं ना जो प्रॉपर आपका कह सकते हैं कि फैक्चुअल जो बेस होता है, तो उसको आप छोड़ दो एक सेकंड के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ दें। सेकंड इज इट एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, सेकंड ये है। थर्ड आपका इट इज फाउंड इन ऑन शोर डिपॉजिट्स इन परमाफ्रॉस्ट ऑफ नॉर्दर्न कनाडा एंड रशिया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ऑप्शन है आपके 1 2 3 1 2 2 3। अब ये देखिए सेकंड और थर्ड है ना, इट एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड इट फाउंड इन ऑन शोर डिपॉजिट इन परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, ये दोनों ऑप्शन सेम है ये देखिए। तो वो देखिए आप सेकंड और थर्ड एक साथ आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन इसमें सेकंड और थर्ड एक साथ आ रहा है। देन यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, बिकॉज उसमें कुछ मेथेन जैसा कोई चीज़ है। और आप ये देखिए कि इसमें जो है ना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आइस ही बनती है, तो वहाँ पे हो सकता है। अब आइस से आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेटिस टाइप में हो सकती है, तो केज वगैरह ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड से आपको यदि मालूम है तो वो चीज़ें चल सकती है। इसके बारे में नॉलेज आपको मैं थोड़ा सा ये दे दूँ कि मैथेन हाइड्रेट जो होता है, एक सेकंड में साउंड रुकता हूँ बार वाली, अभी बाहर का साउंड आपको रुक गया होगा, अभी मैं बताता हूँ। मैथेन हाइड्रेट जो होते हैं ये आपके केज लाइक लैटिस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ट्रैप्ड होते हैं मॉलिक्यूलर जो होते हैं ना मैथेन के, उसको ट्रैप करते हैं ये। इसके साथ में क्या क्या हो सकता है कि ये कॉमनली यूज होते हैं, जो काफ़ी सारे नाम यूज हो सकते हैं इसके लिए, मैथेन हाइड्रेट के लिए, जैसे कि आपका मैथेन क्लेथरेट है, CLATHRATE, मैथेन क्लेथरेट है। हाइड्रोमेथेन है क्योंकि उसमें हाइड्रो चीज आ गया। मैथेन आइस यूज हो सकता है, फायर आइस हो सकता है, तो इसको आप याद रखें, फायर आइस या मैथेन आइस, ठीक है। नेचुरल गैस हाइड्रेट वगैरह कह सकते हैं इसको, गैस हाइड्रेट इसमें हो सकता है। और जो मोस्ट मैथेन डिपॉजिट जो होते हैं ये आपके मिलते हैं स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रेट होते हैं उनके फॉर्म में। मतलब ये है कि ये ट्रैप हो जाता है आइस में, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन हाइड्रेट इसको बोल रहे हैं। ये सी बेड वगैरह में मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो है, हाई प्रेशर है, और ये चीज़ है, ठीक है, टेम्परेचर लो है। इसके अलावा 4 तरह की कंडीशन होती है अर्थ के एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये चीज़ें, जहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जैसी कंडीशन सूटेबल हो जाएंगी फॉर्मेशन के लिए मैथेन हाइड्रेट की। वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका कि सेडिमेंट्री रॉक होनी चाहिए बिलो आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट। सेकंड है आपका सेडिमेंट्री डिपॉजिट होना चाहिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, एक ये है। इसके अलावा थर्ड है आपका डीप वाटर सेडिमेंट होना चाहिए इनलैंड लेक या सी में, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ है आपका जिसमें ऐसी जिस इन्वायरमेंट में ये बन सकती है वो है आपका अंटार्कटिक की जो आइस है ना, इसके अंदर भी ये बन सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको याद रखना है जहाँ पे ये बन सकता है। और ये ऑनसोर डिपॉजिट है परमाफ्रॉस्ट की, आप लगा ही लिया, कनाडा रशिया मिल सकता है, अंटार्कटिक वगैरह मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिप वगैरह होते हैं वो ड्रिल करते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से, हाइड्रेट के माउंट वगैरह जो सी फ्लोर पे होते हैं वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये सी फ्लोर के नीचे होते हैं। तो ये बेसिक आपका पॉइंट हो जाएगा जो आप नोट कर सकते हैं। ड्रिलिंग रिग वगैरह यहाँ पे काम करती हैं और परमाफ्रॉस्ट के नीचे से इसको निकाला जाता है। देन वी मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड है कि कौन कौन सी इसमें शामिल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आप करके देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें आपको देखना है कि गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, ये तो सिंपल है। इसके अलावा देखिए और कौन सा है कि नॉर्दर्न मालाबार रीजन है ना, ये आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन, तो आपका तमिलनाडु कोस्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट लगता है। आंध्रा वाला रीजन होता तो वो भी आपको लग जाता। गुरुग्राम दिल्ली हो गया, मुंबई अहमदाबाद हो गया, पुणे वाला रीजन हो गया। और कर्नाटक में कुछ जो रीजन है आपके मरमागोवा पोर्ट वगैरह वो, लेकिन
मालाबार कोस्ट नहीं है क्योंकि वो कोंकण कोस्ट है, वो ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर रीजन ये मेजर नहीं है, माइनर हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से हटा दें। और मैं आपको बता दूं मेजर और माइनर कितने हैं। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और आपके माइनर इंडस्ट्रियल रीजन, तो मेजर रीजन तो आपके 8 है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आपके 8 है और माइनर आपके 13 है। अब मैं आपको नाम बोल दूं, आप लिख लेना, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कि पहला तो आपका है कि मुंबई पुणे है, ठीक है। दूसरा आपका हुगली रीजन है, कोलकाता वाला। तीसरा आपका बेंगलोर तमिलनाडु वाला रीजन है। चौथा गुजरात वाला कोस्ट है। और फिफ्थ आपका छोटा नागपुर सीएनपी वाला रीजन जो है। इसके अलावा विशाखापट्टनम गुंटूर वाला है। और इसके साथ में आप सेवंथ लगा लें, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ वाला है। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 8 रीजन हो गए जो मेजर है। माइनर में कौन कौन से हो गए, माइनर का जरूर लिख लें आप, ये जरूरी है। 13 माइनर है। कौन कौन सा, अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, इंदौर, देवास और उज्जैन जो एमपी में है, जयपुर और अजमेर वाला रीजन भी है। और आपका कोल्हापुर साउथ कन्नड़ वाला रीजन है। नॉर्थ मालाबार, ये आपका ध्यान रखें माइनर है। मिडिल मालाबार, नॉर्थ मालाबार, ठीक है। और आपका आदिलाबाद निजामाबाद जो आपका तेलंगाना का है। इसके अलावा आपका भोजपुर मुंगेर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ये शायद आपका बिहार वाला रीजन है, भोजपुर मुंगेर। दुर्ग रायपुर आपके छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। बिलासपुर कोरबा, ये आपका बिलासपुर, आई थिंक ये बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, बिलासपुर। और आपका है कोरबा डिस्ट्रिक्ट है। और ब्रह्मपुत्रा वैली, असम वाला रीजन जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक है जो माइनर में है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्लू कॉलर एसोसिएटेड टर्म है कि ब्लू कलर किससे एसोसिएटेड होता है आपका। तो ब्लू कलर में आपको पता है सेकेंडरी एक्टिविटीज इसमें शामिल होती है। तो आप ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, वहाँ से आप लगा सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी 4 एक्टिविटी होती है, ठीक है। क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो 5th होती है वो। इसमें देख लेना ब्लैक कलर किसमें होता है, जो कोल माइनिंग वगैरह में ऐसे में जो काम करते हैं, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो आपके ब्लू कॉलर कहलाते हैं। तो वो ब्लू कॉलर जॉब वहाँ पे कहलाएंगी। जो प्रोफेशनल होते हैं वो गोल्ड कॉलर कहलाते हैं, ठीक है। और वाइट कॉलर होते हैं जो पॉलिटिशियन है, पॉलिसी मेकिंग जो होती है उसमें आते हैं। तो ये टर्म आप याद रखें। और सेकंड ऑप्शन यहाँ से देख लें, बी। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलें। फोर्थ क्वेश्चन, सेटलमेंट इन इक्वेटोरियल रीजन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन से देखना है, मोस्ट प्रिमिटिव स्टेटमेंट से मोस्ट प्रिमिटिव पीपल लिव एज हंटर गैदर एंड कलेक्टर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में मोस्टली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये तो आपका सिंपल पॉइंट है। अब देखना फर्स्ट सही या नहीं है। तो इक्वेटोरियल रीजन आर इनहेबिटेड बाई बेदुइन, बदाइन और पिग्मीज, औरंग। अब औरंग जो है ना ट्राइब, वो आपकी इंडिया में है, जो इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है। तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देते तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता, ऑप्शन आपका बी बच जाता। स्टेटमेंट सेकंड राइट आपका, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते थे, क्योंकि मेजर ट्राइब जो है इक्वेटोरियल रीजन की, इंडियन ट्राइब में आप लगा सकते हैं कौन कौन सी हैं। इंडियन ट्राइब्स हैं काफ़ी। जो अमेजन बेसिन में है वो अमेरिका में आ जाएगी, अमेजन बेसिन है। इसके अलावा पिग्मीज है कॉन्गो की, पिग्मीज है कॉन्गो की। औरंग असली है आपकी मलाया की, ठीक है। और आपका जो बदुइन्स जो है ना नोमेडिक, ये अरब ट्राइब्स हैं, BEDOUIN, बदौइन जो है ये आपकी अरब ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला वाला जो है ना ये इक्वेटोरियल रीजन में नहीं आएगा। मैंने औरंग से इसलिए लगाया क्योंकि औरंग जो है ना, मैंने इसको नॉर्थ इंडिया में मतलब ये इस पे ये जो कह सकते हैं ट्राइब पाई जाती है, तो मुझे वहाँ से लगा। हालांकि मेरा इंट्यूशन गलत है, लेकिन ऑप्शन उससे मेरा राइट हुआ। तो आप इसका देख लें कि बदायून जो है ना ये अरब ट्राइब है, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लें। आगे चले क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट कोल, and that is first statement is brown coal is used as a fuel in steam electric power generation, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज बिटुमिनस कोल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन एंथ्रासाइट, ये ऑप्शन स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बिटुमिनस कोल हैज़ द फ्यूएस्ट इम्प्योरिटी हायर देन ऑल टाइप, तो ये गलत है। ये क्योंकि आपको पता है बिटुमिनस नहीं होता, सबसे बेस्ट होता है आपका एंथ्रासाइट होता है। और जो फ्यूएस्ट इम्प्योरिटी जो होती है वो भी आपके एंथ्रासाइट में होती है। ब्राउन कोल यूज होता है आपके फ्यूल में इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो ये आप स्टेटमेंट राइट करें। तो इससे एसोसिएटेड आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। इसका लॉजिक आप याद रखें, क्योंकि आपको 4 तरह के कोल जो है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ये चारों की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं, तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं इतनी आपसे उम्मीद रखता हूँ, तो ये आप करें। और इसके साथ में एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो
कोल कंबस्टिबल जो ब्लैक होता है, ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, उनमें हाई अमाउंट कार्बन होता है या हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उसे हम कोल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन जिसमें कह सकते हैं कि हाई अमाउंट होता है कार्बन का, उसे हम कहते हैं कोल, जो कंबस्टिबल होता है और कलर इसका ब्लैक या ब्राउन दोनों तरह का हो सकता है। अब इसमें ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स है कोल, आपको ये बेसिक चीज़ पता है। लिग्नाइट आपका कह सकते हैं कि कंसिडर्ड किया जाता है लोएस्ट रैंक ऑफ कोल, आपका पीट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बतानी थी, हाँ सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट है, और इसमें कुछ रीजन है जिसमें यूक्रेन है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम वगैरह है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये चीज़ें देखने को, जो एंथ्रेसाइट है ये यहाँ पे मिलता है। और एंथ्रेसाइट लगभग 1% है ग्लोबल कोल रिजर्व का, ओनली 1% के आसपास है एंथ्रेसाइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, और इसकी काफ़ी अलग अलग वैरायटी मिलती है। हाई लस्टर होता है, लस्टर मतलब इसमें चमक वगैरह ऐसी चीज़ होती है, और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, फ्यू इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हाईएस्ट कैलोरी कंटेंट होता है इसमें। और कार्बन कंटेंट जो है इसमें 92 से 98% है, लेकिन कार्बन कंटेंट तो 92 से 98 है, लेकिन ये मिलता वर्ल्ड में सिर्फ 1% ही है और टोटल कोल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चाइना इसका मेजर आप कह सकते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन करता है, चाइना। इसके अलावा रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, ये अपने जो एशिया वाला रीजन है ना, इसमें एंथ्रेसाइट मेनली निकलता है। और इसके यदि कोई ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ये भी बने ना कि एशिया में एंथ्रेसाइट ज़्यादा निकलता है, तो आप ध्यान रखें आराम से। और जबकि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अदर कंट्री हैं जिसमें ये और मिलता है, बाकी मेनली एशियन कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस कोल है, उसे ब्लैक कोल कहते हैं, वो सॉफ्ट होता है, टार लाइक सब्सटेंस होता है। तो बिटुमिनस के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज आप याद रखें, वहां से आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। फिर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के ऑप्शन उस पर टिक करना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है कि इसमें रिक्वायरमेंट वाटर की कितनी होती है। रेनफॉल की 75 से 100 है, लाइट लॉमी सॉइल है, 10 to 15 डिग्री विंटर टेम्परेचर, और 21 से 26 राइपनिंग टेम्परेचर। अभी जो विंटर टेम्परेचर आपका समर टेम्परेचर जो है, ये तो आपको ऑब्वियस लग रहा होगा। लाइट लॉमी सॉइल ये भी आपको सही लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर यदि इसको रेनफॉल चाहिए, तो 100 से 120 के आसपास जो रेनफॉल होता है वो राइस के लिए होता है। तो इतना ज़्यादा यदि होगा तो इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं गेहूँ की, वो वहाँ पे गल जाएंगी, तो इतना रेनफॉल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है, और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये रेन फेड भी है। बाकी मोस्टली ये आपका कह सकते हैं कि इरीगेटेड लैंड में होता है, लेकिन हिमालयन रीजन में ये रेनफेड होता है। तो इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखें, क्वेश्चन यदि बनता है तो इस तरह से बन सकता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट हो जाएगा, बाकी राइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ये हैं कि जो 85% आपका कह सकते हैं, ये जो प्रोडक्शन है आपका 85%, ये आपका नॉर्थ इंडिया में होता है। ठीक है, और टोटल फूड ग्रेन का लगभग 15% के आसपास ये प्रोडक्शन होता है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। 14 to 15% के आसपास ये होता है। कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूसर है, तो यूपी है, इसके बाद में एमपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये लीडिंग वीट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी पंजाब और हरियाणा में है, जहाँ पे पर हेक्टेयर 4000 kg आपका वीट प्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। लाइट्स लॉमी सॉइल वगैरह तो बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा ये हिमालयन रीजन में भी हो सकता है, रेन फेड एरियाज में भी ये हो सकता है। मालवा रीजन जो है इसका एमपी का, वहाँ पे पॉसिबल है। और कोल्ड जो कूल ग्रोइंग सीजन इसके लिए चाहिए शुरू शुरू में, और ब्राइट सनसाइन चाहिए जब ये पक जाता है उस टाइम पे। तो ये फरवरी वाला जो सीज़न है, फरवरी से मार्च, होली के आसपास का जो सीज़न है, ये राइपनिंग टाइम होता है। तो 21 से 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखें राइस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस मिलेट के बारे में भी आप तैयार रखें, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है, चाहे उसमें हेल्थ फैक्टर जोड़ के क्वेश्चन पुट कर ले, चाहे कोई और फैक्टर उसमें ऐड कर दे। 7th क्वेश्चन इज कौन कौन से पोर्ट जो है वो उनकी कंट्री से एसोसिएटेड यहाँ पे करने हैं, तो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हवाना जो है ना, ये ब्राज़ील में नहीं, हवाना क्यूबा में है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा तो ये नहीं है। इसके अलावा आपका एंटवर्प नीदरलैंड में ही। ठीक है, रोटरडैम आपका नीदरलैंड में, रोटरडैम है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड एंटवर्प आपका बेल्जियम में है। बेल्जियम नीदरलैंड के जस्ट पास में है एंटवर्प, बेल्जियम। और ये वही पोर्ट है जहाँ से यूरोपियंस का माइग्रेशन हुआ था अमेरिका के लिए। तो एंटवर्प बेल्जियम में है। नीदरलैंड में जो है ना आपका रोटरडैम लिख लें, रोटरडैम। हवाना क्यूबा आपने कर लिया। हैम्बर्ग जर्मनी, ये आपका ऑप्शन राइट है। और बाल्टीमोर आपका यूएसए में है ही।
ये सिंपल है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता दूं तो यहाँ से इस ऑप्शंस को आप देख लेना कौन कौन से हैं, और 7th का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और मैं बता दूं, जैसे संघाई है तो संघाई आपका चाइना में है। और एक एक जरूर याद रखिए कि ये है क्विंगदाओ, क्विंगदाओ ये चाइना में है, क्विंगदाओ। इसके अलावा आपका जेबेल अली, जेबेल अली आपका दुबई में है। और इसके अलावा कुछ आप याद रख लें, पोर्ट केलेंग है मलेशिया में, पोर्ट केलेंग मलेशिया में है। आपका काओशिंग में है, ताइवान में है। लॉस एंजलिस यूएसए में आपको मालूम है। और कैहिन पोर्ट आपका जापान में है, ये जरूर याद रखें, कैहिन पोर्ट। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी आपको मालूम है, कोलंबो श्रीलंका में है, हम्बनटोटा श्रीलंका है, हो ची मिन्ह वियतनाम है। और आपका है हानशिन पोर्ट जापान में है, हानशिन को भी याद रखें। जीएनपी पोर्ट इंडिया में है। पेरिकस ग्रीस में है, पेरिकस ये जरूर याद रखें, PIRAE, ये पीरस पीरियस जो आप ग्रीस से लिंक करें इसको। अगला है स्पेन का है एल्जीसीरस, एल्जीसीरस, एल्जीसीरस स्पेन में है। जेद्दा पोर्ट, जेद्दा कहाँ पे है, जेद्दा आपका सऊदी अरेबिया में है। सेंटोस, सेंटोस ये आपका ब्राज़ील में है। और वैंकूवर कनाडा, सलालाह ओमान में है, कशाप पोर्ट ओमान में है, चाबार ईरान में है। बस आप ये नाम सुन लें, सुने सुने लगेंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ब्लैक सी वाले जो पोर्ट है ना वो भी आप जरूर याद रखें, यूक्रेन वगैरह के जो है ना वहाँ पे भी। पोर्ट ऑफ बसीन है म्यांमार में, पोर्ट ऑफ कराची पाकिस्तान, ग्वादर पाकिस्तान। होदिद्दा एक होता है यमन में, एक अदन पोर्ट है यमन में, पोर्ट ऑफ अदन, ठीक है। गल्फ ऑफ अदन है ना वहीं पे पोर्ट ऑफ अदन है, ये आपका यमन में है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए इसका, क्योंकि पोर्ट आपका जो है एक मैरीटाइम फैसिलिटी होती है जो कंप्राइज करती है कुछ शिप वगैरह को वहाँ पे डॉक वगैरह की फैसिलिटी देती है, लोडिंग डिस्चार्ज करने के लिए पैसेंजर कार्गो वगैरह को। तो ऐसी डेफिनेशन कुछ आप तैयार रखना, क्योंकि एक तो इनलैंड वाटर जो आपका इनलैंड वाटर वे जो अभी जो चलाया गया ना, शिप चलाया गया है, फेरी जो चलाई गई है आपकी वाराणसी से और आपकी असम की किसी लोकेशन तक चलाई गई है, तो उसको वो खास बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए। क्योंकि और इसके साथ में ये पॉइंट और याद रखना, 70% ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड जो है वैल्यू के बेस पे 70% वो आपका इसी से होता है, शिपिंग तरीके से। तो ये आप जरूर फोकस रखें इन चीज़ों पे, लोकेशंस की प्रैक्टिस करते रहें। एंटवर्प, बेल्जियम, नीदरलैंड का रोटरडम वगैरह ये जरूरी है। यूरोपियन पोर्ट है, एशियन पोर्ट है, ये काफ़ी काम आएंगे आपके। 8th आपका पेस्टोरल नोमैड्स, ठीक है। अब पेस्टोरल नोमैडिज्म ये क्या होता है, पेस्टोरल नोमैडिज्म तो इसमें देखिए इन प्रेरीज पेस्टोरल नोमैड्स रियर इलेमास, एक तो ये है आपका, क्योंकि इलेमास क्या है आपके एक इलेमास नहीं लेलेमास है, लामास बोल सकते हैं इसको, लामास। तो लामास आपके पेस्टोरल नोमैडिज्म होती है एंडीज रेंज में, ठीक है। एंडीज जो रेंज है ना, एंडीज रेंज में है ये, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में, तो ये ध्यान रखें वहाँ पे है। और प्रेरीज हैं आपकी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये लामास का जरूर याद रखें। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आप तो कर ही सकते हैं कि आर्कटिक सब आर्कटिक रीजन में रेंडियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल होता है जो रियर किया जाता है पेस्टोरल नोमैड्स के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन तो राइट है ही। फर्स्ट आपका यहाँ से हटा दें इसको, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये प्रेरीज नहीं है, एंडीज वाला जो रीजन है ना वहाँ पे जो लामास है इनको रियर किया जाता है, तो इसको एंडीज रीजन कर लें। साउथ अमेरिका एक्चुअली ऐसे लिख लें, साउथ अमेरिका में लामास होता है। तो इससे आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है। एक चीज़ नोमैडिक हर्डिंग, आपको नोमैडिक हर्डिंग जो होती है ये डेफिनेशन आती होगी कि ये एक तरह से सब्सिस्टेंस टाइप की आपकी कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है फूड और लाइवलीहुड के लिए, मतलब उन्हीं को तो खाया जाता है, उन्हीं से खाया जाता है और उन्हीं से जिया जाता है। LIHWD, हाँ लाइवलीहुड, इसके लिए तो फूड एंड लाइवलीहुड एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होता है, उसे बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग ये। और जिसे बोल लो पेस्टोरल नोमैडिज्म या नोमैडिक हर्डिंग, ये चीज़ आपको बेसिक होना चाहिए। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे मतलब वेजिटेशन वगैरह की अवेलेबिलिटी कम होती है ना, तो वहाँ पे मेनली देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 3 कोर एरियाज होते हैं, 3 कोर एरियाज में कौन सा, एक तो आपका अटलांटिक रीजन है, अटलांटिक शोर है आपके नॉर्थ अफ्रीका की बात कर लो, जैसे अरेबियन पेनिसुला वगैरह जहाँ पे मिलते हैं, या फिर जो मंगोलिया सेंट्रल एशिया वगैरह जो रीजन है वो है। सेकंड आपका है जिसमें आपका टुंड्रा रीजन जो आता है ना यूरेशिया के, वो है। और थर्ड रीजन में आपके जो स्मॉल पॉट आएंगे, स्मॉल जो पार्ट कह सकते हो, पोर्ट लाइक जगह जो होती है हेमिस्फीयर की, साउथ वेस्ट अफ्रीका। और साउथ वेस्ट अफ्रीका कौन सा हुआ आपका,
ये साउथ वेस्ट अफ्रीका ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका के रीजन पे इसके साथ में मेडागास्कर और जगह है, मेडागास्कर वगैरह पे। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका ये तीसरा लोकेशन हो गया। और सेकंड लोकेशन आपको मैंने बताया मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ पे ये नोमैडिक हेडिंग होती है। और सेकंड आपका टुंड्रा रीजन में होती है। तो टुंड्रा, मंगोलिया, चाइना वाला पार्ट, और थर्ड आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला पार्ट। ठीक है, इसके साथ में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपका वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। तो इसके बारे में आपको बस बेसिक फैक्ट याद रखना है कि ये डिजीज़ है, डीएनए बेस्ड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो क्रस्टेशियंस वगैरह से होता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अब इसको बस गूगल करना और वहाँ से देख लेना वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस क्या है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इंटरफेयर विद द अनरेस्टेड ऑक्यूरेंस एंड स्प्रेड ऑफ ये। तो ये आपको देखना है। और कुछ चीज़ें इसमें ये है कि नाइन्थ में गूगल इसको कर ही लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके जो पॉइंट है ना, ए ऑप्शंस आपके, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे हैं ना कि बेसिक ऑप्शंस यहाँ से मिलते हैं। तो साइंस में ज़्यादातर वायरल अभी इसका सॉल्यूशन नहीं आया, नो ट्रीटमेंट है, और इसी में हो सकता है। और आपका कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। इसके तीनों स्टेटमेंट राइट है क्वेश्चन के बेस्ड पे, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ पुरानी है। तो आप बस ध्यान रख सकते हैं कि वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस नाम से भी कोई एक डिजीज चल रही है जो डीएनए बेस्ड है, हाईली कंटेगियस है, और क्रस्टेशियंस में ये देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट अभी तक इसका अवेलेबल नहीं है। इतना पॉइंट आपको काफ़ी इसमें से मिल जाएगा। और आगे क्वेश्चन 10th पे चले, सब अर्बनाइजेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सब अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब लोग शहर से, जब जैसे जयपुर जैसे शहर है, दिल्ली जैसे शहर है, तो वहाँ से लोग अंदर जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सिटी से बाहर जो साफ़ सुथरे एरिया जो होते हैं वहाँ पे एरिया डेवलप करते हैं, मतलब हैबिटेशन वहाँ पे बनाते हैं। इसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। तो पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो कहलाता है आपका सब अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यह न्यू ट्रेंड है जहाँ पे पीपल मूव करते हैं बाहर जाने क्लीन एरिया वगैरह में। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली है और आपका गौतम जीटीबी नगर, नोएडा वगैरह है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ टर्म है सेटलमेंट से रिलेटेड, तो आप वो देख लें। और मैं यदि उनकी पीडीएफ शेयर कर पाऊंगा तो मैं आपको कर दूंगा, फिर आपको नोटिफाई कर दूंगा वीडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको जो हो जाएगा सीताराम IAS_UPSC नाम से, उसको ज्वाइन कर लें। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलर चैनल है। ठीक है, ज्योग्राफी फॉर UGC UPSC नाम से टॉपिक है। टॉपिक क्या, पहले मैंने उस पर टॉपिक्स ही डाले थे। ठीक है, तो उसमें शायद पूरा नहीं लिखा हुआ है, ज्योग्राफी जियो फॉर UGC UPSC ऐसा है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन आप सीताराम IAS वाला _UPSC ये चैनल तो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये आपको PDF वगैरह है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और बाकी ये UGC वाला, इसके लिए ज्योग्राफी का मैंने चैनल बनाया था, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। उसका प्रॉपर नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। आगे क्वेश्चन पे फोकस करो। 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, मेजर कोल फील्ड के बारे में पूछा है कि कौन कौन से मेजर कोल फील्ड हैं। तो आपको ये बताना है रूर, सिंगरेनी, सेंटा कैटरीना, और इसके बाद में वैंकिया, ये कौन कौन से पोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए रूर वाला है, ये यूरोप में है, ये आपको मालूम है। और सिंगरेनी एशिया में है, आपके इंडिया में है। और इसके साथ में वैंकिया आपका अफ्रीका में है। सेंटा कैटरीना जो है ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो सेंटा कैटरीना है ना, ये थोड़ा स्पेनिश वर्ड यदि आपको लिंक हो जाए तो ये आपका साउथ अमेरिका में इसको लगा लें। ठीक है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है सेंटा कैटरीना। इसमें रियो ग्रांडो डी सूल ये जगह भी है। चिले में है कॉन्स्पिकिसियन, कॉन्केपिशियन है कुछ नाम इसका है, मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्सेप्शियन कुछ इस नाम से आप कर लें, चिले का है। और कोलंबिया में आपका काउका वैली है, कोलंबिया में। इसके अलावा पिड्रेस निग्रेस है मैक्सिको में, पिड्रेस निग्रेस। इसके अलावा और भी हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में पहला है पिड्रेस निग्रेस, दूसरा आपका सेबिनास SABIN सेबिनास, और तीसरा है लेम्पाजोस। तो ये आपके मैक्सिको के हैं। और कोलंबिया का मैंने बताया काउका वैली, चिले का है कंसेप्सियन, और ब्राज़ील का सेंटा कैटरीना और रियो ग्रांडे डी सूल। अफ्रीका में आपको ट्रांसवाल, नेटल और मिडलबर्ग और ये जो विटवैंक जो है ये जगह आपको मालूम है। जिम्बाब्वे में है वैंकिया जो अफ्रीका में आएगा। जायरे में है LUENE, ये जरूर याद रखें। मोजाम्बिक में है मनिम्बा,
और जाम्बिया में है NKANDBW और MAMBA मम्बा। ठीक है, मनिम्बा मोजाम्बिक में है, जाम्बिया में आपका मम्बा है, नाइजीरिया में इयुंगी है, EN इनुगु। ये कुछ पोर्ट है, काफ़ी न्यूज में रहते हैं, तब वहाँ से आपको कैच कर लेने होते हैं ये वर्ड जो है। इसके अलावा एशिया में आपको चाइना का सेंगशी, फुशार, इनर मंगोलिया और कांसू जगह है। जापान में आपका कौन से है? जापान में चिकुगो, ये लिख लेना, CHIKU, चिकुगो कोल फील्ड है। इशिकारी कोल फील्ड है। इंडिया में दामोदर वैली, रानीगंज, ये लिख लो आप, इंडिया का जरूर है। इंडिया में दामोदर वैली है, दामोदर, रानीगंज, बोकारो, झरिया, सिंगरैनी। ऐसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में क्वेटा है। इसके अलावा कालाबाग है और थार कोल फील्ड है। ऑस्ट्रेलिया में आपके, ऑस्ट्रेलिया में बोवेन है, बोवेन बेसिन जो है। इसके अलावा गैलीली बेसिन है और साउथ मैटलैंड कोल फील्ड है, सिडनी बेसिन भी है और लेट्रोबे वैली भी है वहाँ पे। यूरोप में जरूर याद रखें, यूरोप में कौन कौन से हैं? यूरोप में आपका, यूरोप में आपके एक तो है डोनेट्स कोल बेसिन आपकी, इसमें एंथ्रासाइट मिलता है, हाई ग्रेड बिटुमस मिलता है। मॉस्कोटुला है, मॉस्कोटुला बेसिन कोल फील्ड है। कुजनेट्स का है, कारागंडा है फील्ड जो है। सिलेसिया, ये जरूर याद रखें, सिलेसिया कोल फील्ड। रूर है आपका जर्मनी का, ये आपको ऑप्शन में है यहाँ पे भी। और इसके अलावा आपके यूराल, तेम्यार फील्ड जो है आर्कटिक के, वहाँ पे भी मिलते हैं। इसके अलावा कॉकेशस माउंटेन है, इसमें भी डिपॉजिट्स मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका की कुछ और प्रैक्टिस कर लें आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार मैप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका में और सुन लें एक बार। नॉर्थ अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया है जिसमें एंथ्रासाइट मिलता है, अपलेशियन है जिसमें बिटुमिनस मिलता है, ईस्टर्न इलिनॉइस है, इसके अलावा इंडियाना है, इसके अलावा आपका केंटकी है जहाँ पे आपका कोल फील्ड निकलेगा। वेस्टर्न, जो आपके वेस्टर्न इंटीरियर है जो अमेरिका है ये, तो वेस्टर्न इंटीरियर में आपके और लोकेशन देखने को मिलेगी जिसमें आयोवा, मिसूरी, ओक्लाहोमा है। गल्फ प्रोविंस में आपका टेक्सास में भी मिलेगा, अलाबामा में मिलेगा, अराकांसस में मिलेगा। रॉकी माउंटेन्स में आपका उटाह है, कोलोराडो, व्योमिंग, मोन्टाना, मतलब लगभग नॉर्थ जो आपका नॉर्थ अमेरिका का US है, इसमें लगभग सब में ये देखने को मिलेगा। और मैक्सिको में मिलेगा। और कनाडा में आपका प्रेरीज, ब्रिटिश कोलंबिया कोल फील्ड, ये याद रखें आप, कनाडा में प्रेरीज में मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया कोल फील्ड मिलेगा, नोवा स्कोशिया में मिलेगा। ठीक, इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लें तो बहुत शानदार आपके कह सकते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में यदि क्वेश्चन आता है कोल्ड फील्ड वगैरह, रिसोर्स वगैरह पे, तो वो तो आपका सोने पे सुहागा जैसी कह सकते हैं कंडीशन बन जाएगी वहाँ पे। 12th क्वेश्चन पे चले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड, ये जो आपको पिरामिड बना नजर आ रहा है ये है, देखिए यहाँ पे डेथ रेट घट गई है और अब जो बर्थ रेट है ये भी घटी है। बीच जो मिडिल एज पॉपुलेशन है ना, ये अभी बनी हुई है। तो ऐसे में बताना है कौन सा पॉपुलेशन डेमोग्राफी कंट्री शो करती है। तो देखो जहाँ पे बर्थ रेट घट गई है और आपको कह सकते हैं कि डेथ रेट भी घटी है, तो इनमें से सोमालिया, इथोपिया, पाकिस्तान तो एक जैसी कंडीशन से लग रहा है। जापान है यहाँ पे है जो ऐसा कह सकते हैं कि डेमोग्राफी वाला स्ट्रक्चर बनाए रखे गए देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन डेमोग्राफी इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड, इसको बोलते हैं ASPP, एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड। आगे देखिए, इसके अलावा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब ट्रायंगुलर ये होता है। तो इसमें देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे यदि बेस ज़्यादा है ना, इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो इसमें एक्सपेंड करेगा। बेल शेप्ड होता है आपका कौन सा? ये होता है बेल शेप्ड। ठीक है, ये बेल शेप्ड होता है। नैरो बेस होता है और टैपर्ड, तो ये वाला देखिए ये टैपर्ड है। ठीक है, तो टैपर्ड तो देखिए यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन जो डेथ रेट है ये कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग हो जाएगा। और बेल शेप्ड पिरामिड है, ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे तो बचे कौन सा? कांस्टेंट पॉपुलेशन में बेल शेप्ड हो जाएगा। नैरो बेस है विद टैपर्ड, अच्छा बेस नैरो है मतलब छोटा है बेस, ये इस तरह से, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगा। और ये ट्रायंगुलर तो एक्सपेंडिंग है, ये आप जरूर याद रखें। तो और फर्स्ट वाला ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो ये आपका एक्सपेंडिंग को शो करेगा यहाँ पे।
तो ये 3 तरह से आपके ये हो जाएंगे। इसके साथ में आगे चलें, क्वेश्चन नंबर इसको आप देख लेना, फर्स्ट ये करेक्ट है। इसमें 14 क्वेश्चन देखें। एग्जिम बैंक के बारे में है, एग्जिम बैंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें है कि एस्टेब्लिश अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो अभी ये रिसेंट में क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी एग्जिम बैंक जो है उसने प्लान किया है 3 बिलियन 2023 जो साल गया उसमें प्लान किया था ओवरसीज बॉन्ड सपोर्ट करेगा फ्रेश लैंडिंग के लिए और जो ओल्ड डेट जो है उनके पोर्शन को रिफाइनेंस करने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसका अलग से एक्ट आया था, एग्जिम बैंक एक्ट 1981 का। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला तो इससे गलत हो जाएगा, आरबीआई के अंदर इसको नहीं बनाया गया था। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट को फैसिलिटी करता है, मिरर करता है ग्लोबल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज को, ग्रोथ इंजन की तरह वर्क करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके लिए भी वाइड रेंज की प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है उनको ये हेल्प करता है। इंक्लूड करते हैं इसमें इंपोर्ट टेक्नोलॉजी का, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन का, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट है, वो सारी चीज़ में शामिल होती है। मार्केटिंग का एक्सपोर्ट होता है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इन सब में ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी देखता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपने हटा दिया। सेकंड आपका कि लाइन ऑफ क्रेडिट ओनली टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ मैंने आपको बताया, तो ये सब चीज़ में शामिल होगा। तो ये आपका क्रेडिट ऑफ जो लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट ओवरसी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको देता है। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इनको भी देता है। जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको भी देता है, और अदर ओवरसीज जो एंटिटीज़ होती हैं उनको ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ लिखा ना ओनली, तो इसको आप स्टेटमेंट लगा लेते, तो यहाँ से भी इसको रॉन्ग कर सकते थे। तो इस बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको पता चल जाएगा कि बायर्स को इनेबल करता है कंट्रीज़ के कि वो इंपोर्ट डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना सकें, गुड्स और सर्विसेज जो है इंडिया से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद वो की जा सके। और क्रेडिट टर्म जो है उनको डिफाइन करता है वहाँ पे कंट्रीज़ को एक तरीके से यहाँ के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ये नहीं सिर्फ यहीं पे एक्सपोर्टर जो है उनको हेल्प करेगा, ये अदर कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आपको ये पॉइंट बताए, इनको आप जरूर याद रखें। और आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज के पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन, तो अनप्लीजेंट क्लाइमेट होगा तो लोग भागेंगे। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होगा तो भी लोग भागेंगे, तो इसको बोलेंगे पुश फैक्टर। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी तो लोग अंदर आएंगे। पीस स्टेबिलिटी तो लोग पुल होंगे। ठीक है, तो पुल और पुश फैक्टर दो चीज़ें होती हैं, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड आप देख लें यहाँ से, और ये कॉमन पॉइंट है तो आप खुद इनको देख के कर सकते हैं कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, बेटर हेल्थ केयर होगी, बेटर एजुकेशन होगा, ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे भी पुल फैक्टर ही काम करेगा। तो 1 और सेकंड यहाँ से इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लें, फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन ए में है। 16 क्वेश्चन आपका कि कालाहांडी और संबलपुर आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल ओर, कौन सा मिनरल ओर दिया है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ दी है, वैसे तो इससे पता चल जाना चाहिए कालाहांडी संबलपुर में आपका बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम के लिए है, एसोसिएटेड है लेटराइट रॉक ऑकरिंग एक्सटेंसिवली इधर ऑन द प्लेट्यू और हिल रेंज ऑफ पेंसुलर इज एंड ऑल्सो इन द कोस्टल ट्रैक्स ऑफ कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज नॉट स्पेसिफिकली ए मिनरल बट ए रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपका बॉक्साइट है, ये स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चंस का पता चल जाना चाहिए कि बॉक्साइट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि इसमें नॉन फेरस मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एल्यूमिनियम जो है, कॉपर है, नॉन फेरस होते हैं ये लोग, ये और जो होते हैं। और ये एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में बॉक्साइट और आपको पता है मालूम काम आता है। बॉक्साइट आपका जो टर्सरी डिपॉजिट है, ये भी टर्म लिखे, टर्सरी डिपॉजिट, जिसमें आपके लेटराइट सॉइल वगैरह जो है वो उसमें ये मिलता है। और ये आपके प्लेट्यू रीजन है, हिल रेंज है पेनिनसुला की, वहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये मिनरल तो एग्जैक्टली इसको नहीं कहते, लेकिन इसमें काफ़ी सारे हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो ये रॉक टाइप में होता है एक तरीके से। और सेल्फ सफिशेंट है इंडिया, तो इसको याद रखें, सेल्फ सफिशेंट है, हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ याद जरूर रखनी है आपको। और इसके अलावा उड़ीसा में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा, कालाहांडी प्लस संबलपुर जो आपके कह सकते हैं कि लोकेशंस है, ये उड़ीसा में लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के। और इसके अलावा और कह सकते हैं कि और कौन कौन से हैं मेटल, जिसमें से और के नाम से कौन कौन से उसमें मेटल या कह सकते हैं कि रिसोर्स उसमें से निकलते हैं। तो रॉक सॉल्ट जो होता है उसमें से सोडियम निकलता है,
इसमें से सोडियम निकलता है। तो ये जो रॉक साल्ट है ना, इसमें से सोडियम निकलेगा, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकलेगा, और मैग्नेसाइड क्यूप्राइट से कॉपर निकलेगा, गैलेना से लेड निकलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा लाइमस्टोन से कैल्शियम निकलेगा, और मैग्नेसाइड से मैग्नीज निकलेगा, बॉक्साइड से आपको पता चल गया। जिंक ब्लेंड जो होता है ना, उससे जिंक ब्लेंड से जिंक निकलेगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट से आयरन निकलता है, ये बेसिक चीज़ पता है। ये जरूर याद रखना, कैसेराइट कैसेटेराइट है, कैसेटेराइट से आपका टिन निकलता है, एसएन। और गैलेना से लेड हो गया, क्यूप्राइट से आपका कॉपर हो गया। ये बेसिक पॉइंट आप याद रखें। इसके कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स आपके मेनली उड़ीसा में मिलते हैं, जिसमें लगभग कंट्री का 51% यहीं से निकलता है, प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसके बाद में आंध्रा है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है, फिर महाराष्ट्र है। इसका हायरार्की आप बना लें, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आपका आंध्रा, उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह जो है मेजर प्रोड्यूसर्स के कहलाएंगे। पीटलैंड जो है, लोहार डगा जो जगह है झारखंड की, वो रिच डिपॉजिट है इसमें। और इसके साथ में हम इसके अलावा आगे क्वेश्चंस में बढ़े। 11th क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ से रिसोर्स वगैरह का, 12th की एनसीईआरटी वहाँ से रिसोर्स वगैरह को प्रैक्टिस आप कर लें, तो वहाँ से आसान हो जाएगा। जैसे आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उड़ीसा वाला जो बेल्ट है ना, आयरन एंड कोल वाला, तो वहाँ पे भी आप मैप प्रैक्टिस वहाँ से कर लें, तो क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। 17th क्वेश्चन है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998 76 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें कोंकण रेलवे नेटवर्क का पार्ट नहीं है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु। अब देखिए कोंकण रेलवे आपका जो ये है ना, वेस्टर्न पार्ट इस पे है, तो तमिलनाडु तो आपका दूसरी साइड आ गया, तो इसको तो यहाँ से एलिमिनेट कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, इतना जरूरी हो जाता है बेसिक पॉइंट आना कि भाई कौन कौन से स्टेट में शामिल है। तो महाराष्ट्र से आपका कह सकते हैं कि रोहा जगह जो है महाराष्ट्र की, वहाँ से मैंगलोर कर्नाटक है, यहाँ तक पहले बिछाई गई, उसके बाद में इसको आगे और बढ़ाया गया है। यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास ब्रिजेज जो है, 91 के आसपास टनल वगैरह है, ये सब इसमें काफ़ी खर्चे हुए। बस आपको याद रखना, वेस्ट कोस्ट पे महाराष्ट्र से लेके और आपका कर्नाटक तक ये जो कह सकते हैं कोंकण रेलवे नेटवर्क है, ये चलता है, ठीक है। केरल इसमें शामिल नहीं है अभी तक। तो यहाँ से आप ध्यान रखें, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इसमें ये है, मैंगलोर कर्नाटक तक इतना चलेगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें दिया गया फेरी पोर्ट, नेवल पोर्ट और एंट्री पोर्ट पोल। एंट्री पोर्ट पोर्ट जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट है कि क्या इसमें राइट है, ठीक है। अब देखिए, एंट्री जो फेरी पोर्ट होता है ना, ये एक्सक्लूसिवली कंसर्न है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। तो फेरी आपको पता ही है कि फेरी क्या चीज़ होती है, नॉर्मल डिस्टेंस के लिए जब सामान पहुंचाया जाता है, पैसेंजर जाते हैं, तो उसको फेरी बोलते हैं। नेवल पोर्ट होते हैं विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तो वही नेवल पोर्ट होता है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, वो नेवल कहलाएगा। इसके अलावा आपका है थर्ड, एंट्री पोर्ट पोर्ट आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट। ये चीज़ आपका, अब देखिए ऐसा चीज़ होती है, एंट्री पोर्ट पोर्ट जो होते हैं, यहाँ पे कलेक्शन सेंटर तो होते हैं जहाँ पे गुड्स अलग अलग कंट्रीज से लाई जाती हैं, लेकिन इंपोर्ट क्यों करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ना। इंपोर्ट करना होगा जब तो कंट्री जैसे इंडिया है, ये जैसे पेनिनसुला इंडिया है, तो यदि हमें इंपोर्ट करना है तो हमें जहाँ चाहिए, गुजरात में चाहिए तो यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, वेस्ट बंगाल चाहिए तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन यदि हमने एंट्री पोर्ट पोर्ट बनाया है तो यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बनाया है, जैसे हम बनाएंगे केरल की साइड में यहाँ पे, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम साइड में, यहाँ पे शिप आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट उतरेंगे, कलेक्शन किया जाएगा प्रोडक्ट का, यहाँ से फिर आगे भेजा जाएगा, उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, कलेक्शन सेंटर की तरह वर्क तो करेगा गुड्स का, जहाँ पे गुड्स लाई जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज से एक्सपोर्ट के लिए। जैसे कि एग्जांपल आपको अब पता चल जाएगा, सिंगापुर जो है ना, वो आपका एंट्री पोर्ट है एशिया के लिए, सिंगापुर का, सिंगापुर पोर्ट है। इसका रोटरडैम है आपका, रोटरडैम जर्मनी का, कोपेनहेगन है, ये बाल्टिक सी का जो है ये वहाँ पे है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नेवल वाला सिंपल है, ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे वारशिप वगैरह जो होती है वहाँ पे रिपेयर हो सकता है वारशिप वगैरह का, जैसे आपका इंडिया का है कोची है, और कारवाड़ जो है ये एग्जाम्पल है ऐसे पोर्ट्स के। 19 देखिए, कंसिडर द लिंगराज टेम्पल, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को, ये तो सिंपल है ही। इसके अलावा क्लासिक एग्जाम्पल है कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर का। अब आपको लिंगराज टेम्पल का मालूम, यदि उड़ीसा से आपके लिंक हो जाए तो वहाँ पे कलिंगा स्टाइल चलता है, तो ये यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे।
और इसको लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस ऑफ 2020 से इंट्रोड्यूस करवाया गया। लैंडमार्क लिंगराज टेम्पल जो है, यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसलिए न्यूज में था। तो ये थोड़ी सी आप चीज़ याद रखें कि एंशियंट मोन्यूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स वाला जो एक्ट है 1958 का, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है इसने वॉयलेट किया है कुछ, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, टैंक वगैरह कुछ बनाया गया, तो उससे रिलेटेड कुछ केस चल रहा था। आपको बस इतना याद रखना, लॉर्ड सेवा से एसोसिएटेड है, और इसके अलावा ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रेड स्टोन में बना हुआ है। एक कुछ चीज़ें और बता दूं, रेड स्टोन में ये बना हुआ है, और कलिंग स्टाइल है इसमें, और ये नगर स्टाइल जो है ना, नगर स्टाइल का टेम्पल है। गर्भगृह होता है, और इसके साथ में आपका प्रेयर हॉल भी होता है, भोग मंडप भी होता है, नाट्यशाला वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो ये चीज़ आप हिस्ट्री में भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अभी बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये तो ये है। इसके अलावा नेट एरिया सोन ये बड़ा है, तो ये तो सिंपल है, ISFR रिपोर्ट आप देखते होंगे, 2 साल में आती, 2021 में आई थी, इसमें ये बड़ा था, नेट सोन एरिया बड़ा था, बैरन वेस्टलैंड घटा था, एरिया अंडर पास्चर घटा था, और फेलोलैंड भी घटा था। ये चीज़ आप बेसिक यहाँ से क्लियर करें, ये चीज़ें यहाँ पे इसमें इंक्लूड होती हैं। इसका कोई मैप वगैरह यदि आपके पास हो तो उसको वहाँ से देख लें, ISFR वरना रिपोर्ट देख लें, या ISFR रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है इन चीज़ों के बारे में। आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 पे, और इसमें है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसके बारे में स्टेटमेंट को देखिए, इसका ऑप्शन लगाएं, क्या ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका लिखा हुआ है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया, ठीक है, पहला तो ये है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यदि आपको मालूम है तो आप उसको कर सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है कि नहीं है। तो यदि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब कितने एरिया पे क्रॉपिंग की गई है, और नेट शोन एरिया NSA, इसका जो रेशियो है ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ़ वी डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड, ठीक है। अब यदि इसमें पूछा कौन सा है करेक्ट, क्या है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, पहला फॉर्मूला तो आपका हो गया क्रॉस नेट एरिया वाला। सेकंड आपका कि एडवांटेज ये होता है टेक्नोलॉजी का कि यदि टेक्नोलॉजी आप बढ़ाएंगे ना, और यदि आपका आउटपुट भी बढ़ाना है, आउटपुट भी आपको बढ़ाना है, तो वहाँ पे भी लेबर, भले ही आपका स्किल्ड लेबर चाहिए हुआ, ठीक है, स्किल्ड लेबर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आपकी जो डिमांड है ना फिर बढ़ सकती है लेबर की, क्योंकि एडवांटेज इसका यही है, टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, स्किल्ड लेबर वहाँ पे चाहिएगा, आउटपुट हमें बढ़ाना है, तो वहाँ पे लेबर की डिमांड भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो लोग सेम काम करते हैं। यदि उनके पास में स्किल है तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग टेक्नोलॉजी का भी तो यूज़ करेंगे। जैसे एक एक हेक्टेयर का खेत था, 4 लोग उसमें काम कर रहे थे, काम लिमिटेड था, लेकिन फिर भी चारों लगे हुए थे। अब दो के पास में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है एक्सेस करने की, तो वहाँ से उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली इफ़ यू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट। यदि टेक्नोलॉजी का यूज आउटपुट बढ़ाने के लिए किया है तो लिमिटेड लैंड से बढ़ सकता है, और वहाँ पे लेबर इंक्रीज भी हो, लेबर की जो डिमांड है ना वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये पॉइंट आपके शानदार है, इसको स्टार लगा के आप नोट कर लें कि ऐसा होता है क्या कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाए, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है मतलब ज़्यादा सघन की जा रही है, और सब्सिस्टेंस मतलब रोजी रोटी के लिए उसी पे चल रहा है काम, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा लैंड पे, लेबर इंटेंसिव हो सकता है, इसके अलावा हैवी मैकेनाइजेशन नहीं होगा, और हाई यील्ड पर यूनिट एरिया मतलब 1 हेक्टेयर है, इसमें पर यूनिट एरिया होगा, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ना लो पर लेबर प्रोडक्टिविटी, तो लेबर वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपका कह सकते हैं कि कौन सा हैवी मैकेनाइजेशन नहीं होगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और पर पर्सन जो है पर लेबर प्रोडक्शन कम होगा। हाँ ये लो लिखा हुआ तो ठीक है, लोअर प्रोडक्टिव जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, मतलब जैसे 10 लोग लगे हुए थे एक खेत में 1 हेक्टेयर में, तो यदि सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे तो 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब पर यूनिट आपकी यील्ड है वो हाई होगी, और पर पर्सन आपकी जो यील्ड है ना वो घटेगी। ये पॉइंट आप याद रखें, हैवी मैकेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दें, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके राइट यहाँ पे हो जाएंगे। 24th देखिए, 23rd क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन आपका कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपका देखना है कि क्या स्टेटमेंट इसमें
राइट हो सकता है। तो आयर, अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, शुगर मिल जो है ना, ये आपका वेट लूजिंग होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए ये है, इसमें थर्ड नहीं है तो इसको हटा दो, इसमें थर्ड नहीं है तो इसको हटा दो। अब देखो 1 2 3 या 2 3 4, अब देखना है 2 3 तो कॉमन है। अब देखना 1 और 4 में से देखना 1 और 4 राइट है कौन सा है, तो 4 है कॉटन टेक्सटाइल, तो ये तो है ही नहीं, वेट लूजिंग इसका तो लूज होता नहीं है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसमें वेट लूज होता है कि कोल वगैरह जो है उसका वेट लूज होता है। तो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल जो है उसके बेस्ड इंडस्ट्री 1 2 और 3 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी हो जाएंगी, इनको आप थोड़ा सा देख लें कि वेट लूज कौन सी होती है। इसके बाद वेट लूज के अलावा आपकी जो होती है ना, जिसमें रॉ मटेरियल बेस्ड, रॉ मटेरियल आपके यूबिक्विटस होते हैं, लोकलाइज्ड आपके रॉ मटेरियल होते हैं, उनके बेस पे कौन सी है, तो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप। नाम लिख लिख के उनके, कि कौन कौन सी जगह में होते हैं, कैसे कैसे उनकी कह सकते हैं एग्री वेस्ट इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन सी रीजन में है। तो वहाँ पे आपके लिए वो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसमें कौन कौन सी है, आयरन ओर है, कोल है, ये सब चीज़ें होती हैं। पल्प इंडस्ट्री है, कॉपर है, और पिग आयरन इंडस्ट्री है जो आप रॉ मटेरियल के पास में होती है। तो पल्प कॉपर स्मेल्टिंग है, उसमें भी होता है। ठीक है, तो कॉपर स्मेल्टिंग को याद रखें। पिग आयरन इंडस्ट्री होती है, शुगर है, शुगर मिल्स वगैरह जो है वो भी आपकी रॉ मटेरियल के पास में होती है। अदरवाइज जो शुगर केन जो होता है उसमें से स्वीटनेस घट जाती है। इसके अलावा आयरन स्टील आपको ध्यान रखना है, और ऑप्टिमल लोकेशन ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पेट्रोल रिफाइनरी वगैरह होती है, इनको ज़रूरत नहीं होती है। किसी जगह पे जहाँ पे भी आप रॉ मटेरियल कहीं से भी लाओ वो वेट लूज होगा ही नहीं, तो कहीं पे भी इसको एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। इसमें 3 फेज बताए गए थे। ठीक है, और इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसमें नो प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, बस ट्रेंड बताता है। लोअर बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है। और इसके अलावा 24 का थर्ड है, 24 थर्ड आपका है कि इट एक्सप्लेन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 2 स्टेज, 2 स्टेज नहीं थे इसके, 3 स्टेज थे। और इसमें कहा है कि इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, प्रिडिक्शन में आपका ये है कि जो ग्रोथ रेट है ना आपका, जैसे बर्थ रेट है और डेथ रेट है, इसके बेस पे प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, यदि जहाँ पे हमें ग्रोथ रेट और बर्थ रेट नहीं मालूम, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज है ना, वहाँ पे सिर्फ एस्टिमेट किया जाता है कि पॉपुलेशन क्या रहेगी आगे जाके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में डेटा नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा हमारे पास होता है, वहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एस्टिमेशन किया जा सकता है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। तो इसके दोनों पॉइंट है, प्रिडिक्ट कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बस हमारे पास में डेटा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 लगाना है। ठीक है, इसमें कंडीशनल कर लेना है इसको, कि जो प्रिडिक्शन है वो कंडीशनल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऐड कर लेना है इसमें कि कंडीशनल है, प्रिडिक्शन जो है कर तो सकते हैं, हमारे पास में डेटा अवेलेबल होना चाहिए। 24 की बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें। कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम बाई 2024। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पहला है कि इंटायर कॉस्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम वुड बी बोर्न बाई सेंटर। ठीक है, अब NFS जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NFS उसमें आया था कि माल न्यूट्रिशन के केसेस जो है वो काफ़ी, अभी तो सुधार हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30% बच्चे जो है अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार है। 30 to 35 के बीच में उसका डेटा था। ठीक है, तो इसके बेस्ड पे ये स्कीम वगैरह डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, नीति आयोग वगैरह डेटा कलेक्ट करता है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करके जो आपके कह सकते हैं कि सोसाइटी में माल न्यूट्रिशन वगैरह जैसी प्रॉब्लम से इनको दूर करने के लिए स्कीम बनाई, और उसमें इसकी जो कॉस्ट है उसको बेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। ये एक तो आप ये याद रखना। और इसके अलावा राइस इज कॉमनली फोर्टिफाइड विद आयोडीन, तो आयोडीन नहीं है इसमें, और चीज़ भी मिलाई जा सकती है। राइस में जिंक वगैरह है, ऐसी काफ़ी और चीज़ें जो ज़रूरी होती है, इसेंशियल्स मिनरल होते हैं, वो इसमें फोर्टिफाई किए जा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखना कि कौन कौन सी चीज़ इसमें कर सकते हैं। अलग अलग फेजेज में जारी की गई थी। ICDS जो होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसके अंदर PM पोषण है, उसके अंदर इसको कवर किया गया था। और फेज सेकंड में आपका टारगेटेड PDS जो है और OWS स्कीम उसके अंदर किया जाएगा। और फेज़ 3 जो है आपका, उसमें फेज़ सेकंड के अलावा जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट बच जाएगा उसको उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दो, तो राइस जो है, कोई फूड जो है वो फोर्टिफाइड कहलाएगा। और इसमें मेनली आयरन होता है, इसको मैं लिख दूँ आपको, आयरन
फेरस होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है कि डाइटरी रिक्वायरमेंट जो होती है उनको रेगुलराइज से इम्प्रूव किया जा सके। इसके साथ में हम जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी वो है एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंडिया में। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो मिल का जो राइस है ना उसको पुल्वराइज्ड किया जाता है और मिक्स किया जाता है, प्रीमिक्स कंटेनिंग विटामिन जो होते हैं ना पहले से मिक्स होते हैं उनको उसमें मिलाया जाता है। तो फोर्टिफाइड रिस्क कर्नेल्स जिसको बोलते हैं FRK, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं मिक्सचर से, जिसमें एक्सट्रूडर मशीन यूज की जाती है। क्योंकि FRK जो है एक एडेड होता है, इस ट्रेडिशनल राइट से इसका रेशियो रखते हैं 1:50। ठीक है, या 1:2000, जो रिजल्ट करता है आपका फोर्टिफाइड राइस कहलाएगा कि ये 1:50 में फोर्टिफाई किया गया है, 1:2000 में फोर्टिफाई किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल राइस जैसा उसमें खुशबू होता है, टेस्ट टेक्सचर वगैरह सब सेम रहता है। इससे फ़ायदा क्या होंगे, न्यूट्रिशनल बूस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एनीमिया को कॉम्बैट कर लेंगे क्योंकि इसमें फेरस वगैरह है, फॉलिक एसिड वगैरह इसमें मिलाया है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हेल्पफुल है प्रेगनेंसी फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी। तो ये इन चीज़ों में सब में हेल्पफुल होता है। तो आयोडीन नहीं, इसमें और चीज़ें हैं, फेरस, विटामिन 12, फॉलिक एसिड वगैरह चीज़ उसमें मिलाई जा सकती है। FR की टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना आपको, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल जो है, और उसको जो तरीका है वो आपका कौन सा है, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा 26 क्वेश्चन देखिए कि कौन सा इसमें, these type of industries are heavy industries often located near coal field, engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacturing। तो इसमें कौन सा है, तो उसको देखिए, फुटलूज तो नहीं है, हाईटेक है, तो उसमें भी आपका ये है कि कोल फील्ड के पास में नहीं लगाएंगे। स्मॉल स्केल है तो उसको इतना हैवी टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं। स्मोक स्टेक जो है ये आप कह सकते हैं कि हैवी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से, इसको तो देख लें आप कि साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लेबर फोर्स, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होती है। इंडस्ट्री को लार्ज, मीडियम, इनके बेस्ड पे मीडियम, स्मॉल स्केल, कॉटेज वगैरह में क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है, या फिर जिसमें कम टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर फुटलूज इंडस्ट्री में मतलब रॉ मटेरियल कहीं पे भी अवेलेबल हो। ये भी यदि यूबिक्यूटस है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे है, तो वहाँ पे यूबिक्यूटस मतलब सब जगह अवेलेबल है और आपका लोकलाइज्ड है रॉ मटेरियल, तो उसको वहीं पे इंडस्ट्री को लगाना पड़ेगा, जैसे शुगर केन वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको स्मोक स्टेक में ये सब देखने को मिलेगा कि मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर वगैरह, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है जिन्हें हैवी इंडस्ट्रीज हम एक्चुअली बोलते हैं। तो स्मोक स्टेक नाम से इसको याद रखें। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्मोक स्टेक का मतलब है कि ज़्यादा इसमें गैसेस वगैरह रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, तो स्मोक स्टेक वहाँ से इसका टर्म रखा है यहाँ पे। तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। इन्हें कहते हैं स्मोक स्टेक इंडस्ट्री, जो आयरन, स्टील और फर्टिलाइजर है, पेट्रोकेम वगैरह है, ये सब जो इसमें आती है। इसके अलावा आगे चले क्वेश्चन नंबर 27, और कल्टीवेशन ऑफ राइस। ये तो आप सिंपल बता ही सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ राइस में क्या क्या है, ऑप्शन देख लें आप तो कि 1, 2, 2, 3 और 1, 3 है, एक 3 ओनली है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखिए, अबाउट 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन कंट्रीज अंडर राइस कल्टीवेशन, एक तो ये है। तो ये तो आपका सही होना चाहिए, 1/4 से तो ज़्यादा ही एरिया पे होता है। जब आपका देखा आपने कि 15% तो आपका वीट ही है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, जबकि 50 से 75 आपका उसके लिए चाहिए, वीट के लिए चाहिए। ये बेसिक पॉइंट आपको पहले से मालूम होंगे। वेस्ट बंगाल वगैरह रीजन है, यहाँ पे अमन बोरो वगैरह, अमन बोरो ओस वगैरह जो वेराइटी है, अमन बोरो और ओस मिलती है। हिमालय नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है यहाँ पे भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एज ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून रीजन जो है वहाँ पे ये उगाया जा सकता है। और इंडिया में 21% राइस प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का, ऑफ वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन होता है। और सेकंड है चाइना के बाद में, क्योंकि चाइना में सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे हमें, और 21% मतलब पाँचवा हिस्सा, 1/5 वर्ल्ड का प्रोड्यूस हम करते हैं। ये चीज़ याद रखना है। वेस्ट बंगाल लीडिंग है प्रोडक्शन में, जहाँ पे 14 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद में यूपी है, तो आप याद रखें, वेस्ट बंगाल के बाद में यूपी में प्रोडक्शन होता है, फिर आंध्रा में होता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का डेटा है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप की रिक्वायरमेंट 25 डिग्री, एनुअल रेनफॉल 100 होता है। तो इसमें कहा है कि इट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100। ठीक है, तो इसमें आप चीज़ इसमें क्या रही कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, तो मॉडरेट नहीं चाहिए, 25 से ज़्यादा ही चाहिए, 25 के आसपास चाहिए। अबाउट 25 होना चाहिए, एक्चुअली तो 25 से ऊपर होना चाहिए, तो ये मॉडरेट नहीं हुआ, हाई हुआ।
तो मॉडरेट टर्म को यहाँ से डिलीट कर दें, हाई होगा यहाँ पे, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए तो ये तो सही है आपका। और क्लेई ब्लैक सॉइल इन विच वाटर कैन रिमेन स्टैंडिंग इन आइडियल फॉर राइस। तो क्लेई ब्लैक सॉइल नहीं चाहिए, ब्लैक सॉइल आपका कॉटन वगैरह के लिए चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी सॉइल आपको मालूम होगी, रेड सॉइल वगैरह जो होती है वो हो सकती है, या फिर आपका जो कह सकते हैं कि रिवर बेसिन एरिया की जो होती है फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे ये उग सकता है। तो इरिगेशन जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे तो रेनफॉल नहीं है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन एलुवियल सॉइल यदि है, एलुवियल सॉइल यदि है तो वहाँ पे बढ़िया होगा, जैसे पंजाब हरियाणा है और यूपी है, वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, तो ये आपका गंगेटिक प्लेन है यहाँ पे होता है। और रेड सॉइल का आप ध्यान रखना, रेड सॉइल में शायद हो सकता है। और जो कावेरी डेल्टा वगैरह जो रीजन है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट के, वहाँ पे भी ये जो राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ये पॉइंट जरूर याद रखें, ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसमें आपका टेम्परेचर हाई चाहिए, 22 डिग्री से ज़्यादा ही चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। और यदि रेनफॉल कम है तो इरीगेशन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्ले एलुवियल सॉइल आप जरूर याद रखें। ठीक है, और साउथ में कुछ अलग टाइप की जो सॉइल है, रेड वगैरह है, वहाँ पे भी थोड़ी अमाउंट में राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि वो रेनफेड एरियाज होते हैं वहाँ पे वो चल जाता है। 27 के अलावा 28 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। 28 क्वेश्चन में है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है। और 28 में पॉइजन पिल स्ट्रेटजी में आप देखिए, ये होता है आपका कि एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को यदि एडिशनल शेयर परचेज करने के लिए कंपनी में डिस्काउंट पे चीज़ें अलाउ किया जाता है तो उसे बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, ये ट्विटर से रिलेटेड केस था तो ये टर्म वहाँ पे आई थी, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे में देखिए क्या है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन वर्ल्ड, ये सही है। रन फ्रॉम मॉस्को टू रशिया टू टोक्यो जापान। और टोक्यो कैसे जाएगा, टोक्यो तो आपका आइलैंड पे है ना, तो ये तो ऑप्शन बनाया जिसने वो भी महान ही है। इसको आप हटा दें, फर्स्ट ऑप्शन को आप स्टेटमेंट को ऑप्शन से मैच कर लें, ये हो जाएगा। आगे है 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका। फर्स्ट तो ये है आपका, तो ये साउथ अफ्रीका नहीं है, इसको आप हटा लें। इसके अलावा सेकंड है लॉरेन हैज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन यूरोप। ठीक है, तो 30 है आपका, 30 का आप यहाँ पे लगाए हैं, यूरोप वाला ऑप्शन है, स्टेटमेंट इसको राइट कर लें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। इतना पेपर करना, 1 घंटा हमारे पास में टाइम हो गया है। आगे वाले जो क्वेश्चन हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें 30 के आसपास में क्वेश्चन और बनाएंगे, तो लगभग 3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि चीज़ें वहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टेस्ट को मैं अभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, इस पीडीएफ को, तो वहाँ से इसको आप देख लें, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, आगे वाले क्वेश्चंस को देख लें, फिर मैं और अपडेट वहाँ पे कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया, सीताराम IAS_UPSC, इसको ज्वाइन कर लें, वीडियो को देख लें, और आज ही कोशिश करूँगा कि ये कंप्लीट टेस्ट में वहाँ पे डाल दूँ ताकि आप एक ही दिन में वीडियो को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।